हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक की हमारी मोटिवेशन लाइन जो है ना, वो आपके लिए हम बोलना चाहते हैं कि जो हिम्मत लगा लेते हैं वो खुद से भी लड़ लेते हैं। जो हिम्मत लगा लेते हैं वो खुद से भी लड़ लेते हैं। अगर चाहत हो दिल में ना तो अंधे भी पढ़ लेते हैं। चाहत अपने अंदर की चाहत को जगाइए। तो आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो सबसे पहले संख्या पद्धति को समझने से पहले हमको नंबर सिस्टम के बारे में आना जरूरी है। नंबर सिस्टम में हमको मिलेगा संख्या रेखा, नंबर लाइन। अगर आप नंबर लाइन के बारे में जान गए ना तो आप परिमेय, अपरिमेय, भाज्य सभी के बारे में समझ जाएंगे। संख्या रेखा एकमात्र ऐसी संख्या है ना जिसपे सभी परिभाषाएं निकल कर आ जाती है, जिसमें सभी नंबर के कौन सी नंबर सम है, कौन सा विषम है, कौन भाज्य है, कौन अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, अपूर्णांक सभी निकल कर आ जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते ही नंबर लाइन होता क्या है। तो नंबर लाइन मतलब देखिए ना, नंबर लाइन सबसे पढ़ लेते हैं पहले संख्या रेखा। अंग्रेजी में इसको कहेंगे नंबर लाइन। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे भैया? नंबर लाइन। लाइन का मतलब क्या है? एक लाइन होगी। लाइन का मतलब क्या है? एक लाइन, सीधी सी रेखा की दे रही है। संख्या मतलब क्या है? माइनस इनफाइनाइट अंत से शुरू होगी और प्लस इनफाइनाइट पर जाके खत्म हो जाएगी। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जो माइनस इनफाइनाइट मतलब कि माइनस अनंत से शुरू होती है और प्लस अनंत पे जाके खत्म होती है। और इसके बीच में एक ऐसी संख्या होती है जिसका वैल्यू कुछ नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? जीरो। संख्या रेखा समझ गए ना? संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जो माइनस इनफाइनाइट, माइनस अनंत से शुरू होगी ना भैया, और प्लस इनफाइनाइट अनंत पे जाके शुरू होगी। जैसे कि ये तो हो गया। अगर आपसे हम पूछे ना कि +2 बड़ा है कि -3, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि +2 बड़ा है कि -3 बड़ा है। अगर ऐसे लिख दें 2 बड़ा है कि 3, तो कहेंगे कि 3 बड़ा है। इसमें तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे ना। लेकिन अगर बात कर दे इसकी कि क्या ये +2 बड़ा है कि -3, तो आप क्या कहेंगे भैया? बताइए जरा। तो आपको बता दे हम कि बड़ा कौन है? बड़ा ई है, छोटका ई है। कैसे? अब देखिएगा, अगर 0 के दाईं तरफ बढ़ेंगे हम तो संख्या हमको मिलेगी धनात्मक। 1 2 3 4 ले जाइए इनफाइनाइट तक, डाट करके अनंत, सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर 0 के बाईं तरफ देखिए ना, ये दायां है, ये बायां है। अगर बाईं तरफ गए ना तो हमको मिलेगी संख्या ऋणात्मक। -1 -2 -3 -4 ले जाइए अनंत तक। ये हो गया। अब देखिएगा कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। बात कैसे आती है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है? तो आपको बता दें हम कि अगर संख्या रेखा में दाएं तरफ बढ़ेंगे, ये बायां है, ये दायां, अगर संख्या रेखा में 1 कदम दाएं तरफ बढ़ेंगे ना तो वो संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। जी हाँ, वो संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। कैसे? देखिए ना, ये है हमारा बायां, ये है दायां, ये है संख्या रेखा। अब बढ़ेंगे क्या भैया? दाएं तरफ बढ़ेंगे। अगर हम पूछ लें, देखिए यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -3 है, तो कौन बड़का है, कौन छोटका है? तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 3 बड़ा है, -3 बड़ा है, -4 छोटा है। कैसे? तो देखिए ना, हमने क्या कहा? अगर संख्या रेखा पर बाएं तरफ बढ़ेंगे तो संख्या हमको बड़ी मिलेगी। जितना बाएं मतलब कि जितना दाएं बढ़ेंगे, देखिए ना, -4 अगर दाएं बढ़ेंगे तो संख्या बड़ी मिलेगी। देखिए -4 1 कदम बढ़ गए दाएं तो क्या हो गया? 1 कदम बढ़े ना, तो -4 बढ़ा कि -3? दाएं कौन है? 4 के दाएं -3 है।
अब देखिएगा, अगर हम पूछ ले 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है तब क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कहेंगे कि 0 बाएं तरफ है 1 दाएं तरफ है, इसीलिए 1 बड़ा है 0 छोटका। इतना तो समझ में आ गया है आपको? इतना तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा भैया, ये तो हो गया संख्या रेखा जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगी प्लस इनफाइनाइट पर जाके ख़त्म होगी। बीच में एक संख्या होगी जो एक को बीच में विभाजित कर देता है। वो संख्या कौन सा है? वो संख्या है 0। अब देखिएगा संख्या रेखा में हमको 3 प्रकार की बातें मिली। देखिएगा, ये तो हो गया इतना, ये हो गया इतना। अब बाद में ये तो देखिएगा 0 के बाईं तरफ जितनी भी संख्या होंगी उनको क्या कहेंगे हम? ऋणात्मक संख्या। ये हो गया ऋणात्मक संख्या। देखिए ना, माइनस का चिन्ह लगा है, ऋणात्मक संख्या मतलब कि निगेटिव नंबर इसको अंग्रेजी में कहेंगे। लेकिन अगर संख्या रेखा के दाईं तरफ बढ़े तो वह क्या हो जाएगा भैया? हमारा धनात्मक नंबर। धनात्मक संख्या बोलिए या तो पॉजिटिव नंबर बोलिए। तो देखिए ना, 0 के बाईं तरफ गए तो हमको मिल गया ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। लेकिन अगर 0 के दाईं तरफ आ गए तो हमको मिल गया धनात्मक संख्या। अब बताइए आप, 0 क्या है? 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक है? वैसे क्वेश्चन अगर पूछ ले आपको कि बताइएगा 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप सीधे से कहेंगे ना 0 पॉजिटिव है ना 0 निगेटिव है। 0 है उदासीन मतलब कि न्यूट्रल। 0 पर कौनो चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इसलिए हमारा 0 क्या है? वो उदासीन है। 0 अगर बाएं तरफ गए तो हमको मिलेगा ऋणात्मक संख्या मतलब कि निगेटिव नंबर। अगर दाएं तरफ आ गए तो हमको मिलेगा पॉजिटिव नंबर मतलब कि धनात्मक संख्या। 0 की बात करें तो 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, 0 एक उदासीन संख्या है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक, कौन बड़का है कौन छोटका है, तो हम समझ गए। अब देखिएगा एक बात और बता दे, जितना बाएं से दाएं तरफ बढ़ेंगे संख्या बड़ी मिलेगी। देखिएगा ऐसे यहाँ से -4 से -3 पर गए तो 3 बढ़ा, -3 से -2 पे गए तो 2 बढ़ा, -2 से -1 पे गए तो 1 बढ़ा। अब देखिए जितना बढ़ेंगे वो संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। देखिए 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा क्या आएगा? 5। ले जाइए अनंत तक, चलते जाइए, कौन फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना बाएं से दाएं बढ़ेंगे संख्या बड़ी होती चली जाएगी। अब देखिएगा, अब बात आती है इसमें कि पूर्णांक संख्या क्या होता है भैया? पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या होती क्या है भैया? तो आपको बता दे, ऐसी संख्या जो नंबर लाइन पर स्थित हो ना, संख्या रेखा पर स्थित हो, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्या जो नंबर लाइन संख्या रेखा पर स्थित हो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। देखिए ना, ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है और प्लस इनफाइनाइट पर खत्म हो रहा है। तो क्या अगर पूछे 0 क्या पूर्णांक है तो कहेंगे कि हाँ 0 पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि यह एक संख्या रेखा पर स्थित है। -4 पूर्णांक है? हाँ पूर्णांक है। 2 पूर्णांक है? हाँ पूर्णांक है भैया, क्योंकि यह सभी संख्या रेखा पर स्थित है। तो आपको इतना तो पता चल गया, संख्या रेखा जिस रेखा पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक संख्या उपस्थित हो उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे संख्या रेखा। अब बात आ गई पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं भैया? जो नंबर लाइन पर स्थित होते हैं, जो संख्याएं नंबर लाइन पर स्थित होंगी माइनस से लेकर प्लस तक, वे सभी संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। इतना हो गया। अब देखिएगा,
अब देखिएगा भैया, आपको बता दे संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं संख्याएं भैया जी हमारी, 2 प्रकार की होती हैं। कैसी? देखिएगा, एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसको अंग्रेजी में कहेंगे कि रियल नंबर, इसको अंग्रेजी में कहेंगे रियल नंबर। अब एक हो गया काल्पनिक संख्या, इसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर, शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो देखिएगा संख्याएं हमको कितनी मिल गई भैया? संख्याएं हमको मिल गई 2 प्रकार की। एक तो हो गया वास्तविक संख्या रियल नंबर, एक हो गया काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। अब ये वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है, बात यहाँ पर आई। तो देखिए ना, आपको बता दें वास्तविक संख्या का मतलब क्या है कि वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो नंबर लाइन पर स्थित होती हैं। वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर स्थित होती हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं मतलब कि रियल नंबर होती हैं। तो देखिए ना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक इस पे संख्या उपस्थित है, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे ना कि तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है कि वे सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पर स्थित होती है वे सभी पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या बराबर वास्तविक संख्या। जो संख्याएं वास्तविक होंगी वही संख्याएं पूर्णांक संख्या भी होंगी। बस ये एक पढ़ रहा है ना, जो संख्या नंबर लाइन पर स्थित हो उसको पूर्णांक कहेंगे, ये हो गया। लेकिन वास्तविक संख्या का मतलब क्या है? वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर स्थित होती हैं वो भी पूर्णांक, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। मतलब कि दोनों हमारी क्या हो गई, जितनी भी नंबर लाइन पर स्थित है संख्या वे सभी संख्या हो गई रियल नंबर, वे सभी हो गई रियल नंबर। इतना तो हमको समझ में आ गया। रियल नंबर क्या होता है भैया? वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर स्थित हों उनको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वास्तविक संख्या। अब बात आ गई काल्पनिक संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या का मतलब क्या हो गया? देखिए, वास्तविक संख्या का मतलब कि जो संख्याएं नंबर लाइन पर स्थित होती हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, वे संख्याएं हो गई कि क्या भैया? वास्तविक संख्या। लेकिन जो संख्याएं नंबर लाइन पर नहीं उपस्थित होती हैं, जो संख्याएं नंबर लाइन पर नहीं उपस्थित होती है उनको हम कहेंगे काल्पनिक संख्या। क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। जो नंबर लाइन पर होंगी वो वास्तविक संख्या, लेकिन जो नंबर लाइन पर नहीं होंगी उनको क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। कैसे? देखिए ना, नंबर लाइन पर रूट मिलेगा, रूट 7 नहीं मिलेगा, रूट 11, रूट 7, रूट 11 मिलेगा? नहीं मिलेगा। रूट में जितनी भी आएंगी ना वे सभी क्या होंगी भैया? वो सभी होंगी काल्पनिक संख्या। रूट 13, अब डाट डाट करके कुछ भी ले लीजिए। काल्पनिक संख्या का मतलब क्या है? जो नंबर लाइन पर उपस्थित ना हो। अब देखिएगा, ऐसे एक बार देखिएगा, रूट -1, रूट -1, देखिए सभी माइनस में होंगे, सभी काल्पनिक संख्या कहलाएंगे। अब देखिएगा क्या होगा भैया? रूट -1 को क्या कहते हैं हम? देखिएगा, हटा दे माइनस, बतिया खत्म। जो रूट में होंगी वे नंबर लाइन पर नहीं आएंगी तो बात खत्म कि भैया ये सभी क्या है? काल्पनिक संख्या। रूट -1 क्या है भैया? यह भी एक काल्पनिक संख्या है। रूट -1 को क्या कहा जाता है? आई, इंटा से प्रदर्शित किया जाता है। रूट -1 इंटा से हमेशा लिखा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि रूट 7 का गुना -1 में कर दे तो क्या होगा?
तो यही ना होगा, √7 तो होगा ही। -1 क्या है, आई के बराबर है, तो -7 आई। तो यही हो गया ना हमारा, क्या हो गया भैया, ये हो गया काल्पनिक नंबर। वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं उपस्थित होती हैं, संख्या रेखा पर नहीं उपस्थित होती हैं, उनको क्या कहेंगे हम, काल्पनिक संख्या। ये हो गया हमारा। अब बात कर लें एक और, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती है जो काल्पनिक तथा वास्तविक संख्या से मिलकर बनी होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिख दे a ± ib, तो ये क्या हो गई भैया, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, इसका मतलब क्या है भैया, ये जो a है ना, उसको क्या कहेंगे हम, वास्तविक संख्या। लेकिन ये जो -i अगर कहीं लगा मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। अगर रूट में है तो वह भी हो जाएगा काल्पनिक संख्या। तो देखिए ना, रूट का अगर कोई संख्या ऐसे मिल जाए, एक का मतलब वास्तविक, कोई भी संख्या 1 2 3 4 माइनस में हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर रूट में है तो वह काल्पनिक होगा। देखिएगा आई पे लिखा है ना, अगर हम ऐसे लिख दे 7 ± √8i, या तो ऐसे लिख दे 7 ± 8i। अगर i लिखा तो समझ जाइए कि भैया ये क्या है, सम्मिश्र संख्या है। तो वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या, वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी होती है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है भैया, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। अब एक और देख लेते हैं। अब बात करें अगर रियल नंबर की, वास्तविक संख्या, देखिएगा वास्तविक संख्या कितना प्रकार के होता है भैया, वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो हो गया पूर्णांक, इसको क्या कहेंगे भैया, इंटीजर, इंटीजर नंबर। और एक हो गया क्या भैया, दशमलव संख्या। एक हो गया हमारा पूर्णांक, एक हो गया हमारा दशमलव संख्या। इसको क्या कहेंगे भैया, डेसिमल नंबर। इसको क्या कहेंगे हम, डेसिमल नंबर, पूर्णांक संख्या। तो आपको बताया था हमने पूर्णांक संख्या क्या होती है भैया, जो नंबर लाइन पर स्थित होती हैं वे सभी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब बात कर ले दशमलव संख्या की। अब आपकी एक कन्फ्यूजन आपको बता दें कि लोग कन्फ्यूजन रहते हैं डिजिट, डिजिट और नंबर में मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। आपको बता दें डिजिट मतलब होता है कि अंक, नंबर मतलब होता है संख्या। तो आपसे पूछे कि अगर लिख दे कि 1 2 3 4, इसमें कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे कि यह पूरा मिलाकर केवल एक नंबर है, एक नंबर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने डिजिट हैं, कितने अंक है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। एक अंक ऐसे कहीं लिखा है, एक अंक, तो यह एक संख्या है, एक अंक भी है, एक नंबर भी, एक डिजिट भी है। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। देखिए ना, अगर हम लिख दे कि 11, तो इसमें पूछे कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे कि भैया यह केवल एक नंबर है, एक संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने डिजिट है, कितने अंक है, तो आप कहेंगे 1 2, इसमें 2 डिजिट है। इतना तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात कर ले भैया
अब हमारा बात कर ले कि ई का होता है भैया। ये तो हो गया दशमलव संख्या। ऐसी संख्या जिसके बीच दशमलव उपस्थित हो उसको क्या कहेंगे? दशमलव संख्या। देखिएगा कैसे, अगर देखिएगा, अगर लिख दें हम कि अगर हम लिख दें 12.134, तो क्या इसको हम दशमलव संख्या बोलेंगे? जी हाँ, इसको हम दशमलव संख्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ना दशमलव उपस्थित है। अगर दशमलव नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? दशमलव संख्या नहीं है। लेकिन अगर दशमलव है 0.123, तो का ये भैया हमारा क्या है? दशमलव संख्या है। हाँ, तो दशमलव संख्या क्या हो गया भैया? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब हो गया भैया वो संख्या, डेसिमल नंबर का मतलब हो गया कि वो संख्या जिसके बीच में दशमलव उपस्थित हो उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे ना हम दशमलव संख्या। अब एक बात और बता दें आपको कि दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्या भैया दो प्रकार की होती हैं। देखिए ना, अंदर घुसते जाइए आपको पूरा संख्या पूरा ही मिलता जाएगा। संख्या इतनी बड़ी है ना कि आप गिन ही नहीं पाओगे। संख्या का मतलब क्या है? एक से गिने इनफाइनाइट तक गिन नहीं पाओगे। अनंत का मतलब क्या है? जिसका अंत ना हो। समझ गए ना? देखिएगा, हमने बोला कि दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गया कि भैया शांत दशमलव, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कहेंगे। अब क्या हो गया भैया? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का मतलब क्या है भैया? आगे जोड़ देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी शांत दशमलव क्या होता है या शांत दशमलव क्या होता है, बात यहाँ पर करते हैं। तो शांत दशमलव का मतलब ये है ना जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या हो। परिभाषा लिखना हो तो लिख लीजिए, ऐसा दशमलव, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद केवल एक निश्चित नंबर हो, मतलब कि जिसको हम गिन सकें, उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे शांत दशमलव, जिसको हम गिन सकें। तो देखिए ना, अगर हम बात करें यहाँ पर 0.123 खत्म, इसको गिन लिया ना। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसको गिन लिया, खत्म। ये तो हो गया शांत दशमलव। अब देखिएगा 0.4123 खत्म। ये भी तो हो गया ना शांत दशमलव, क्योंकि इसको तो हम गिन रहे हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्या आ रही है उसको तो हम गिन पा रहे हैं। और जिसको गिन पा रहे हैं भैया क्या हो जा रहा है? वो हो जा रहा है शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए दशमलव के बाद अगर कोई और संख्या आ गई जिसको हम गिन सके, 1 5 6, खत्म, ये भी खत्म। तो इसको क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब कि टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। दशमलव के बाद एक ऐसी निश्चित संख्या है जो खत्म हो जा रही है। इतना तो समझे होंगे आप। शांत दशमलव का मतलब क्या? वो शांत है एकदम। दशमलव के बाद 1 2 3 4 कुछ भी संख्या आएगी उसको गिन सकेंगे, उसके बाद संख्या ही खत्म हो जाएगी। उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग या तो शांत दशमलव। ये तो हो गया। जिस या तो परिभाषा लिखना हो तो फिर से लिख लीजिए कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या आती हो उसको क्या कहेंगे हम? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात आ गई अशांत दशमलव। ये क्या होता है? यहाँ तो खत्म हो जा रहा है, यहाँ तो खत्म हो जा रहा है। दशमलव के बाद 1 2 3 4 पता नहीं कितनी संख्या आए, यहाँ तो 3 है ना, खत्म हो गया। लेकिन अगर बात करें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक कई खत्म हो रहा है, एकदम अशांत है, चलते जा रहा है। तो देखिए ना, दशमलव के बाद ऐसी अनिश्चित संख्या आ गई जिसको हम गिने नहीं पा रहे हैं। बात करें ऐसे, देखिएगा 4 1 2 3 4 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक पहुंच गए। तो कई खत्म हो रहा है, ये भी नहीं खत्म हो रहा है। तो कैसे नहीं खत्म हो रहा? देखिए ना, अब देखिएगा ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या आती हो उसको क्या कहेंगे हम? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए ना 0.123 खत्म। अब बात करें यहाँ पर तो 0.123 4 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक खत्म ही नहीं हो रहा, अशांत है। जो दशमलव के बाद संख्या शांत हो जाए उसको क्या कहेंगे हम? शांत दशमलव।
लेकिन यहाँ संख्या शांत नहीं हो रही, रिपीट होती चली जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। इतना तो समझ गए कि जिसमें दशमलव के बाद एक अनिश्चित संख्या आती है, जिसका कोई निश्चित न हो, कुछ वह लगातार आती जाती हो इनफाइनाइट तक, जिसका गिनती ना होता हो ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? अशांत दशमलव। शांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या आती हो, जिसको हम गिन सकें, उसको क्या कहेंगे हम? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग। अब अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद ऐसी संख्या आती है जिसको हम गिने ना पाए, देखिए ना दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 पता नहीं कितना होगा इनफाइनाइट तक, तो उसको हम गिने नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे भैया? अशांत दशमलव। अब बात करें अगर हम बात करें इसकी अशांत दशमलव की, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी दो प्रकार का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी ये भी दो प्रकार का होता है। तो कैसे होता है? तो देखिए ना, ई भी होता है हमारा दो प्रकार का। एक तो होगा रिपीटिंग नंबर, मतलब क्या? पुनरावृत्त संख्या, रिपीटिंग नंबर। एक तो हो गया कि नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब कि क्या हो गया भैया? अपुनरावृत्त, मतलब कि जो दो बार बार ना, पुनरावृत्त मतलब कि जो बार बार आए, अपुनरावृत्त का मतलब जो बार बार नहीं आए। तो सबसे पहले देख लेते हैं ना, पुनरावृत्त मतलब कि रिपीटिंग नंबर, और नॉन रिपीटिंग नंबर होता क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद, देखिए ना, दशमलव के बाद ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट होती हो। देखिएगा, अगर दशमलव के बाद जो बार बार आए, लगातार आए, देखिए दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। आसान दशमलव में हम पढ़ रहे हैं। आसान दशमलव का मतलब क्या है? कि जिसमें दशमलव के बाद ऐसी संख्या आए, जिसमें दशमलव के बाद ऐसी संख्या आए जो कभी खत्म ना हो, अनिश्चित हो, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे कि रिपीटिंग नंबर, मतलब कि अशांत संख्या। अशांत संख्या भी दो प्रकार का, एक रिपीटिंग नंबर पुनरावृत्त संख्या, एक नॉन रिपीटिंग नंबर अपुनरावृत्त संख्या। पुनरावृत्त में देखिए ना, दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या, जैसे कि यहाँ पर 3 3 लगातार आ रहा है, वो भी इनफाइनाइट बार लगातार आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे भैया? रिपीटिंग नंबर। जैसे कि अगर लिख दे 0.414141 डॉट 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 इनफाइनाइट, यही संख्या बार बार आ रही है, 41414141 बार बार लगातार आ रही है। अब देखिए 3 3 3 3 इनफाइनाइट, अनंत बार लगातार आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? जिसमें दशमलव के बाद संख्या बार बार आती हो, बार बार वही संख्या आती हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे रिपीटिंग नंबर, पुनरावृत्त संख्या। अब देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका और है। यह संख्या बार बार आ रही है, 3 बार बार आ रहा है, तो मतलब क्या है कि जो संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर बार चढ़ा दीजिए। देखिएगा कैसे, यहाँ पर लिखा है 0.3333 इनफाइनाइट बार, तो मतलब क्या है? 0.3 के ऊपर अगर बार चढ़ा देना तो हमारा काम हो गया। देखिए ना, 0 के बाद 3 3 लगातार आया, तो 0.3 के ऊपर बार चढ़ा दिया, 3 बार बार आया तो इसके ऊपर बार चढ़ा दिया, बात खत्म। यह तो हो गया हमारा रिपीटिंग नंबर। अब देखिएगा, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, जो संख्या बार बार आई हो उसके ऊपर अगर हम बार चढ़ा दें तो वो हमारा हो जाएगा रिपीटिंग नंबर। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है ये। तो देखिएगा, यहाँ पर 0.414141 मतलब क्या है? 41 बार बार आया, तो इसके ऊपर बार चढ़ा दिए, हमारा काम हो गया ना। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिएगा, ये तो हो गया। अब आगे देखिएगा, ये तो रिपीटिंग नंबर, जो दशमलव के बाद संख्या बार बार आए, लगातार आए, इनफाइनाइट बार, उसको क्या कहेंगे? रिपीटिंग नंबर। अब बात आ गई नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या? हेडिंग ये समझ आ रहा है भैया? पुनरावृत्त जो बार बार आए, अपुनरावृत्त जो बार बार ना आए, जो बार बार नहीं आए, तो देखिए ना, अपुनरावृत्त मतलब क्या है? जो संख्या दशमलव के बाद दोबारा ना आए, मतलब कि बार बार रिपीट ना होती, जैसे कि 1 4 3 2 5 6 1 7 डॉट 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 इनफाइनाइट बार, कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हुई,
ऐसे लगातार एक अल्टरनेट क्रम पर रिपीट होती हो ना, उसको क्या कहेंगे? रिपीटिंग। लेकिन अगर अल्टरनेट क्रम पर कोई संख्या रिपीट हुई, 14 के बाद 32, 56, 17, कोई रिपीट हुआ, कुछ नहीं रिपीट हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम? नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर। अब बात करें इसकी तो देखिएगा 0.1 2 13 15 17 करके इनफाइनाइट तक ले जाइए, तो क्या यह रिपीट हुआ? इसमें भी कौन संख्या रिपीट नहीं हुई, तो उसको क्या कहेंगे हम? अपुनरावृत्त भैया, अपुनरावृत्त। जो बार बार ना दोहराया हो, जो बार बार ना आया हो, उसको क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग नंबर। इतना तो हम समझ गए। वास्तविक संख्या भैया दो प्रकार की, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या है। पूर्णांक तो हमने बताया कि जितनी भी संख्याएं नंबर लाइन पर आती हो माइनस से लेकर प्लस तक, माइनस से लेकर प्लस तक, वो सभी क्या होंगी? पूर्णांक संख्या है। अब देखिए ना, पूर्णांक संख्या एक हो गई, दशमलव संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जिसके बीच में दशमलव हो, उसको क्या कहेंगे? दशमलव संख्या। अब बोला ना दशमलव संख्या दो प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्या भैया हमने बोला कि दो प्रकार की होती है। एक भैया शांत दशमलव था, जिसमें दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या है जो खत्म हो जाए, 1.5, 1.25 खत्म। इसके बाद दशमलव के बाद एक ऐसी निश्चित संख्या है जो खत्म हो जाए, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे भैया कि शांत दशमलव। लेकिन अगर अशांत दशमलव की बात करें तो दशमलव के बाद ऐसी संख्या है कि जो खत्म नहीं होगी, लगातार आती चली जाएगी, उसको क्या कहेंगे हम? जैसे कि देखिएगा 0.1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, तो इसको क्या कहेंगे हम? अशांत दशमलव। जो खत्म ना हो उसको अशांत दशमलव, जो खत्म ना हो ना उसको अशांत दशमलव। अब बात करें इसकी कि अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब कि एक पुनरावृत्त होता है, एक अपुनरावृत्त। अब देखिएगा कैसे, तो पुनरावृत्त का मतलब क्या है? जिसमें दशमलव के बाद ऐसी संख्या आए जो बार बार दोहराए, जो बार बार लगातार आए, उसको क्या कहेंगे हम? पुनरावृत्त संख्या। तो देखिए ना, 0 के बाद 12 12 12 ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 2 के ऊपर 12 बार लगातार 12 12 आया है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे पुनरावृत्त संख्या, जो बार बार लगातार आए, पुनरावृत्त। और अपुनरावृत्त मतलब क्या है? कि नॉन रिपीटिंग नंबर। इसका मतलब क्या है? कि जो संख्या बार बार लगातार ना आए, जैसे कि लिख लीजिए 97 92 65 14 डॉट डॉट करके, कोई संख्या बार बार रिपीट हुई है, 91 के बाद 92 के बाद 56 फिर 14, कोई संख्या नहीं रिपीट हुई है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? नॉन रिपीटिंग नंबर। अब हो गया इतना हमारा। अब आ जाते हैं कि मेन पॉइंट, अब आ जाते हैं, अब आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भैया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, हमने तो पढ़ लिया कि नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग नंबर। अब देखिएगा रिपीटिंग नंबर, पुनरावृत्त संख्या, रिपीटिंग नंबर। हिंदी में रिपीटिंग नंबर लिख देते हैं, अंग्रेजी में बहुत लोग को अंग्रेजी बहुत पसंद है। रिपीटिंग नंबर, पुनरावृत्त संख्या। मतलब क्या होगा कि भैया पुनरावृत्त संख्या मतलब क्या हो गया? कि जिसमें दशमलव के बाद एक ही संख्या लगातार, जैसे कि 3 3 3 3 3, कितनी बार? इनफाइनाइट बार। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे कि भैया क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा रिपीटिंग नंबर, पुनरावृत्त संख्या। देखिएगा इसे, अगर अब एक और कंफ्यूजन आता है कि 0.15000000 इनफाइनाइट बार, काई रिपीटिंग है, काई पुनरावृत्त संख्या है या अपुनरावृत्त संख्या? रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग? तो बात आपको बता दिया, नॉन रिपीटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। कैसे? कि यहाँ पर देखिएगा 15 के बाद 00, नॉन रिपीटिंग, 15 बार बार रिपीट नहीं हुआ। लेकिन बात करें अगर 0 की, तो देखिएगा 0 0 0 बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको रिपीटिंग में भी आता है और यह नॉन रिपीटिंग में भी आता है। यह रिपीटिंग में भी आता है और नॉन रिपीटिंग में भी आता है। तो बात करें अगर इसकी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3/9, 3/9, 3/9 का हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, 3/9 इसको लिख सकते हैं। देखकर बताइएगा जल्दी, 3/9 इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो हाँ भैया, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा था हमने, कि जो संख्या 0.333 इनफाइनाइट बार लगातार आए ना, उसको क्या कहेंगे? रिपीटिंग नंबर, जो बार बार आए। रिपीटिंग नंबर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो रिपीट हुआ उसके ऊपर बार चढ़ा दे, इसको लिख सकते हैं।
और इसको रिपीटिंग नंबर को ऐसे भी तो लिख दिया 3/9। बात जैसे कैसे कि देखिएगा, अगर 9 में 3 से भाग दें, देखिएगा 0, 27, देखिएगा कितना होगा 3, फिर 0, 27, 3 बार रिपीट होगा। कितनी बार? अनंत बार। 3 बार रिपीट होगा अनंत बार। तो इसको हमने किस में लिख दिया? भिन्न के रूप में लिख दिया। अगर बात करें इसकी 0.15, अभी जो लिखा था हमने, का रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग, तो हमने बोला था कि यह दोनों में आता है, रिपीटिंग में भी आता है और नॉन रिपीटिंग में भी आता है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हमने ऐसे लिख दिया 3/20। 3/20, अब 20 का भाग अगर 3 में देना तो देखिएगा कितना आया 10 सब, और 0 बार आएगा। तो इसको भी हमने 3/20 के रूप में लिख दिया। तो आप कुछ समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे जरूर। देखिएगा इसको हमने किस में लिख दिया? भिन्नात्मक, भिन्न के रूप में लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया। 3, अगर 3 को P माने और 9 को Q माने तो P/Q के रूप में लिख दिया। अब देखिए इसको भी अगर P माने, इसको Q माने, तो 3/0.1500 इनफाइनाइट बार, उसको हमने किस में लिख दिया? 3/20, मतलब कि P/Q के रूप में लिख दिया। तो आपको एक बात और बता दे, ऐसी संख्या, अब हम धीरे धीरे पहुंच गए अपने निशाने पर। तीर एकदम निशाना बढ़िया मारे हैं आप, देखिएगा 0.1500 इनफाइनाइट बार। तो इसको हमने कहा कि 3/20 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं लिख सकते भैया? भाग दो, आंसर निकल कर यही आएगा, तो लिख दो। इसको भी लिख दिया, भाग दोगे ना तो यही निकल कर आएगा इनफाइनाइट बार। तो आपको बता दें, परिमेय देखिएगा, परिमेय संख्या इसको क्या कहेंगे भैया? रेशनल नंबर। मतलब कि क्या हो गया भैया? ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके ना, P/Q के रूप में, या फिर भिन्नात्मक रूप में यहां पर लिख दे, भिन्नात्मक रूप में, या तो बोल दे अंश और हर के रूप में लिख दे। तो ऐसी संख्या जिसको हम भिन्नात्मक रूप में P/Q के रूप में लिख देना, तो उसको क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, परिमेय संख्या होता क्या है। तो आपको बता दें कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख दें, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। भिन्नात्मक रूप में या तो भिन्न के रूप में, मतलब कि बटे के रूप में, अंश बटा हर, जैसे कि 2/3, 4/5, सभी बटे माना, जिसको भी बटे में लिख देंगे ना तो उसको क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। अब आपको बता देना कि जितनी भी संख्याएं उस पर आती हैं, नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं आती हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, उनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया P/Q, बटे के रूप में लिख दिया। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है भैया, उसको क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। इतना तो आप समझ गए होंगे। P/Q, देखिए ना, इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। रिपीटिंग नंबर मतलब क्या हो गया कि भैया, रिपीटिंग नंबर का मतलब 0.444 इनफाइनाइट बार आ गया। रिपीटिंग नंबर जो इनफाइनाइट बार, जो संख्या बार बार रिपीट हुई है दशमलव के बाद, उसको कहेंगे रिपीटिंग नंबर। सभी रिपीटिंग नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे। सभी रिपीटिंग नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे। P/Q के रूप में जिसको लिख देना, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख दें। अब बात करें अगर इसकी, P और Q ना दोनों एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या है? एक पूर्ण अंक होना चाहिए, चाहे माइनस में हो, चाहे 0 हो, चाहे प्लस में हो। उसको क्या कहेंगे हम? पूर्णांक, परिमेय। और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। बात करें अगर ऐसे कि Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो हमारा परिमेय वह नहीं होगा। 1 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन कभी 0 नहीं होना चाहिए।
उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। जिसको हम भिन्न के रूप में लिख दे, p बटा q के रूप में लिख दे, उसको हम क्या कहेंगे? जैसे कि अगर बात करें 10 की ना, तो ऐसे को लिख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी, देखिएगा 4 की अगर बात करें तो 20/5 ऐसे लिख सकते हैं हम। काहे नहीं लिख सकते भैया? तो 4 एक परिमेय, देखिएगा 5 से 20 में भाग देंगे तो आंसर 4 आएगा। तो 4 को हम 20/5 के रूप में लिख रहे हैं, तो उसको का परिमेय संख्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कहेंगे। जिस भी संख्या को p बटा q अंश और हर या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। इतना तो हो गया। अब बात करें अपरिमेय संख्या। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, तो इसमें क्या होगा? अपरिमेय संख्या होती क्या है? तो देखिए ना, परिमेय संख्या का मतलब वह संख्या है जिसको p बटा q के रूप में, परिमेय जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। q कभी नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे परिमेय। अब बात आ गई अपरिमेय। इर्रेशनल नंबर। देखिएगा, परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है? परिमेय व अपरिमेय, जिसको p बटा q के रूप में लिख देंगे वो तो परिमेय होगा। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या कहेंगे हम? अपरिमेय। इर्रेशनल नंबर, जिसको हम p बटा q के रूप में ना लिख पाए ना भैया, उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, क्योंकि हम हिंदी में भी बता रहे हैं, अंग्रेजी में भी बता रहे हैं। उसका हेडिंग आपको तो पता होगा, p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। उसको क्या कहेंगे हम? p बटा q के रूप में लिखेंगे, उसको कहेंगे परिमेय। जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा कैसे। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी संख्या माइनस में हो, √7, √3, √2, √5, इन डॉट के इनफाइनाइट तक। ये सभी संख्या या परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि देखिएगा, अगर √3 की बात करें ना, माइनस अगर हटा दे, √3 की बात करें तो आएगा हमारा 1.4, एक डॉट करके इनफाइनाइट बार। कितनी बार आया कोई पता नहीं। कोई भी संख्या 3, 2 कुछ भी आ सकता है भैया। क्या हो गया भैया? ये तो रिपीटिंग नंबर है, ये तो नॉन रिपीटिंग नंबर है। अशांत संख्या है, लेकिन किसमें है? नॉन रिपीटिंग नंबर। कोई संख्या बार बार नहीं रिपीट हुई है। अगर बात करें 5 की, बात करें 5 की, तो 2 दशमलव कुछ भी पता नहीं कितना आएगा, 2.2 करके डॉट करके इनफाइनाइट बार। तो देखिए ना, मान लेते हैं 5, 1, 3 कुछ भी मान लेते हैं। देखिएगा, ये दशमलव के बाद जो संख्या आई वो रिपीट नहीं हुई, तो उसको क्या कहेंगे हम? नॉन रिपीटिंग नंबर। लेकिन बात करें इसकी, तो क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय? इसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे? देखिए ना, दशमलव के बाद इतनी संख्या आ रही है, 25, 12 डॉट करके कुछ भी। तो हमने आपको ये बता दिया कि जितने भी रिपीटिंग नंबर है, जितनी भी पुनरावृत्त संख्या है ना, सभी परिमेय हैं। लेकिन बात करें इसकी कि नॉन रिपीटिंग की, अगर बात करें ना, तो क्या हो जाएगा? अगर नॉन रिपीटिंग की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। जितनी भी संख्याएं नॉन रिपीटिंग है, जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती हैं, उनको हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। क्लियर हो गया ना? जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन बात करें अगर परिमेय की, तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय अपरिमेय समझ गए। अब एक कन्फ्यूजन और आता है कि आपसे बता दें, आपको लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या पाई होता है रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर? पाई जाके पूछिएगा अपने सर जी से कि बताइए सर जी, पाई क्या परिमेय है या अपरिमेय है?
तो आपको बता दे, देखिए ना, पहले 22/7 देख लेते हैं। ये तो भिन्न के रूप में लिखा है। हमने कहा कि ऐसी भी संख्या जो P/Q के रूप में, जो भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में बटे में लिख दिया जाए ना जिस संख्या को, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो देखिएगा 22/7 P/Q के रूप में लिखा है, तो इसको हम कहेंगे ना परिमेय संख्या। लेकिन बात करें अगर पाई की, तो 7 का भाग 22 में दीजिए, आएगा हमारा कितना निकल कर 3.1461 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक आता है। देखिएगा पाई इक्वल टू 22/7। तो हमने कहा ना, देखिएगा ये 22/7 लिखा है ना, तो इसको हम कहेंगे परिमेय। जो भी संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसको हम कहेंगे परिमेय। लेकिन बात करें अगर पाई की, पाई का मान होता है 22/7, ये तो परिमेय है। लेकिन पाई परिमेय है कि नहीं? पाई भैया परिमेय नहीं है, क्योंकि देखिएगा 7 का भाग हम 22 में दे रहे हैं, हमारा आंसर निकल कर कितना आ रहा है 3.1461 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या आती है अगर भाग देंगे 7 में 22 का, तो 5 लाख से भी अधिक संख्या आती हैं। 5 लाख से भी अधिक संख्या आती है, जो डॉट डॉट करा है ना अनंत बार है। 5 लाख से भी अधिक संख्या आएंगी। लेकिन क्या है, वो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, अपुनरावृत्त संख्याएं हैं। हमने आपको बताया कि ऐसी संख्या जो अपुनरावृत्त होती हो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट ना हुआ। जैसे कि यहाँ पर 14 है, उसके बाद 61 है, इसके बाद पता नहीं शायद 72 हो या तो कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं हुआ है। जो रिपीट ना हो उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। हो गया ना? तो आपको इतना क्लियर हो गया कि पाई तो है अपरिमेय, पाई तो है अपरिमेय, लेकिन 22/7 है परिमेय। क्यों? क्योंकि 22/7 अगर 22 को P माने, 7 को Q माने, तो देखिए ना P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया परिमेय। लेकिन अगर पाई की मान बात करें तो पाई हमारा परिमेय नहीं है। ये तो हो गया हमारा एकदम क्लियर परिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है। अब देख लेते हैं नेचुरल नंबर। अब देख लेते हैं एकदम नेचुरल नंबर, बेस से देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है भैया। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपको हम बता दें कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जिनको गिनती के नंबर कहा जाता है। जैसे कि हम गिनने के लिए कैसा यूज करते हैं भैया, नॉर्मली जब भी हम गिनते हैं तो गिनती की शुरुआत कहाँ से करते हैं? 0 1 2 3 4 ऐसा करते हैं? कभी नहीं करते। जब भी हम गिनती, कभी भी हमारे मन में गिनती कोई कहता है कि इसको गिनो, जैसे कि आप दुकान पर जाएंगे, आप केला लेने जाएंगे तो दुकानदार ऐसे करता है, केले को गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, केले को गिन कर देता है। गिनती की शुरुआत कहाँ से करता है? 1 से, और जाता कहाँ तक है? 12 तक। दर्जन में तो 12 केले होते हैं, लेकिन अगर गिनती की शुरुआत करें 1 से और ले जाए इनफाइनाइट, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को 1 2 3 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। ये हो गया। अब बात करें अगर पूर्ण संख्या की, बात करें पूर्ण संख्या की, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्या में ना आगे अगर 0 ऐड कर दे, देखिएगा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 करके इनफाइनाइट। अगर इसी प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 हम ऐड कर दे, 0 लगा दे, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। 0 के बिना प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अगर 0 को लगा देना तो हमारा पूर्ण संख्या हो गया। इतना तो हमको समझ में आ गया। 0 के बिना प्राकृतिक और हो गया भैया। अब देखिएगा, ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिएगा 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7
8 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक ले जाइए। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर 0 लगा दें तो पूर्ण संख्या होल नंबर, तो ये हो गया हमारा होल नंबर पूर्ण संख्या। अब बात करें देखिएगा, अब यहाँ पर आ गया सम आ गया विषम आ गया। सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर। अभी क्या होता है, तो विषम संख्या और सम संख्या की बात बता दे आपको। सम संख्या वे संख्या होती है जिसको पूरी तरह से 2 काट दे, जो 2 से विभाजित हो जाएं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए ना, उसको क्या कहेंगे हम, सम संख्या। लेकिन बात करें विषम संख्या की, तो जो 2 से पूरी तरह से ना कटे उसको क्या कहेंगे भैया, विषम संख्या। जो पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाती है सम, जो ना विभाजित होती है विषम। तो बात करें अगर सम और विषम की, तो देखिएगा पूर्णांक में देखिएगा 0 से बात करें 2, 4, 6, 8, 10 ले जाइए इनफाइनाइट तक। अब -2, -4, -6, -8 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक, ये हो गया हमारा। अब देखिएगा क्या हो रहा है, ये खेला क्या हो रहा है। अगर ये खेला समझ गए आप ना, तो क्वेश्चनों को धड़ाधड़ चीर फाड़ के पोस्टमार्टम कर देंगे आप। देखिएगा कैसे, जो संख्या 0 से कट जा रही है वो क्या कहेंगे हम, मतलब कि जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है उसको को हम कहेंगे सम संख्या। दो देखिएगा 2 से 2 कट गया, आया कितना 1, 2 से 4 कट गया, आया 2। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है। देखिएगा माइनस में है चाहे प्लस में, बात एक क्या होगा, सम विषम में देखेंगे तो माइनस को नहीं देखा जाता। तो देखिएगा 2 से 2 काटेंगे 1 आएगा, 2 से -4 काटेंगे तो आएगा -2, 6 काटेंगे तो आएगा -3, ऐसे तो आएगा। तो ये हो गया हमारा, ये सभी क्या होंगे, सम संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जा रही हैं। अब बात आ गया 0 क्या है, 0 सम है कि विषम। तो आपको बता दे 0 सम है। लोग इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप पूछेंगे कि 0 सम है कि विषम, तो आप सीधे बताइएगा कि 0 सम है। क्यों सम है, देखिएगा 0 का अगर हम 2 से भाग दे तो आंसर है 0 आ रहा है। हमने बोला ना ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देखिएगा 2 से 0 एकदम पूरी तरह से कट जा रहा है, आंसर भी 0 आ रहा है। तो क्या कहेंगे हम, 0 हमारा सम है। चाहे वो देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, बाएं बढ़ेंगे तो निगेटिव होगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में। अगर कोई भी संख्या 2 से कट जा रही है तो हमारे हो गई सम। अब विषम की बात करें तो हमारा देखिएगा शुरू होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 ले जाइए इनफाइनाइट तक। अब देखिएगा -1, -3, -5, -7 ले जाइए इनफाइनाइट तक। ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट नहीं रही हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, ये सभी संख्याएं हो जाएंगी विषम संख्याएं। देखिएगा सम संख्या और विषम संख्या में अंतर क्या होता है। अगर इस 0 में 2 जोड़ दे तो आएगा हमारा 2, अगर 2 में जोड़ेंगे 2 आएगा 4, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 6। 2 जोड़ते चले जाएंगे हमारा सम संख्या मिलता जाएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2। देखिए ना 2 जोड़े आया, 2 जोड़े आया 4, 2 प्लस 2 6, 6 में 2 जोड़ दिया आया 8। ऐसे जोड़ते जाएंगे ना तो हमको सम संख्या मिलती जाएगी। लेकिन बात करें अगर विषम संख्या की, तो विषम का भी यही फंडा है। अगर देखिए 0 में जब जोड़े थे 2 तो आया था 2, लेकिन अगर आप तो 0 एक सम था, उसमें सम में सम जोड़ेंगे। जब पहले सम में अगर 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, दूसरे सम में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2। 2 जोड़ते चले जाएंगे हमको सम मिलता जाएगा। लेकिन अगर पहले विषम में 2 जोड़ देना, पहले विषम में अगर 2 जोड़ दे तो आ जाएगा 3, दूसरे विषम में 2 जोड़ दे तो आ जाएगा 5। पहले विषम में 2 जोड़ेंगे तो आएगा विषम। पहले विषम में अगर 2 जोड़ते आगे लगातार 2 जोड़ते चले जाएंगे ना, विषम में 2 जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा विषम। लेकिन बात करें अगर इसकी सम की, तो पहले सम में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा सम। सम और विषम की बात तो समझ गए। अब इसकी एक क्लियरिटी आपको बता दें कि सम और विषम में क्या होता है। अगर हम बात करें, इसे क्वेश्चन आपको दे दें, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले अगर आपसे कि अगर हम सम को सम के साथ जोड़े तो आंसर क्या आएगा। देखिएगा अगर हम विषम को विषम के साथ जोड़े, मतलब कि इवन को इवन के साथ, ऑड को ऑड के साथ, एक बार ऐसे कर दे सम को विषम के साथ जोड़ दे
तो आंसर क्या आएगा? तो आपको बता दे, जब भी हम सम को सम के साथ जोड़ेंगे ना तो हमारा आंसर भी एक सम मिलेगा। कैसे? तो देखिएगा, मान लेते हैं दो, दो हमारा सम है। सम में किसको जोड़ा? दो को मान लेते हैं, दो भी एक सम है। अलग संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 4। तो आंसर कितना निकल कर आया? 6। देखिएगा, सम में सम जोड़ा, आंसर भी आया कितना? सम। तो इतना तो हमको क्लियर होगा। कोई भी दुनिया की संख्या ले लीजिए, अगर सम में सम जोड़ेंगे ना तो आंसरों भी हमको सम में मिलेगा। अब देख लेते हैं, अब ये क्या है भैया, अगर विषम को विषम में जोड़ेंगे तो आएगा सम। जैसे कि देख लेते हैं, 5 एक विषम है, 5 में अगर 7 को जोड़ दे तो आ गया सम। 7 और 5 12। बात करें अगर 3 में अगर 5 जोड़ दे तो आ गया 8। विषम को विषम के साथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा सम, लेकिन अगर सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो आएगा सम। लेकिन अब सम और विषम को जोड़ दे तो आएगा कितना भैया? देखिएगा, सम को अगर सम और विषम को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा विषम। कैसे? देखिएगा, सम क्या है? सम कोई भी संख्या ले लीजिए, दो दो से पूरी तरह से कट जाती हो। अब विषम क्या है? 5, ये 2 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है। और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 15। 15 क्या है? विषम है। तो देखिएगा, अगर सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो ना आंसर आएगा हमारा सम, लेकिन अगर विषम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा सम। लेकिन सम को विषम के साथ जोड़ देंगे ना तो आंसर हमारा आएगा विषम। बात करें इसकी ना, देखिएगा, अगर सम का गुना हम कर दे सम से, विषम का गुना कर दे अगर विषम से, अगर हम कर दे सम का गुना विषम से, तब क्या होगा भैया? ये तो था जोड़ वाला, अब ये है गुना वाला। अब क्या होगा? तो आपको बता देना मेरे बाबू कि जब भी हम सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो आएगा हमारा सम। एग्जाम्पल बगल में देते हैं, देखिएगा, सम एक हमारा संख्या है 6। कोई भी संख्या ले लीजिए, हम छोटा ले रहे हैं ताकि बड़ा ना हो जाए ज़्यादा। अब सम को सम के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूना कितना हो गया? 12। 12 एक सम है। अब देखिएगा, अगर बात करें इसकी 2 गुने 2 की तो आया कितना? 4। जब भी हम सम संख्या का सम से गुना करेंगे तो आंसर भी हमको सम में मिलेगा। लेकिन अगर बात करें विषम संख्या की, विषम संख्या से गुना करें तो आंसर हमको विषम मिलेगा। आंसर हमको विषम मिलेगा। कैसे? तो देखिए ना, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, तुरंत क्लियर कर दे रहे हैं। देखिएगा, विषम क्या है? 5 है। अगर बात करें, देखिएगा, 7 भी विषम है, 5 भी विषम है। 7 और 5 का गुना कीजिए तो आएगा कितना? 35। आंसर भी कितना मिला हमको? विषम। तो बोला ना, सम को सम के साथ गुना करेंगे तो आएगा सम, विषम को विषम के साथ गुना करेंगे तो आएगा विषम। लेकिन अगर सम और विषम की गुना कर दे तो कितना आएगा? तो देखिएगा, सम और विषम का गुना करेंगे ना तो कितना आएगा? विषम। कैसे? देखिएगा, सम क्या है? एग्जाम्पल दे रहे हैं, सम एक हमारा है 10, अगर गुना करें विषम का 5 तो 10 5 50 आ गया सम। सॉरी, सम ही आएगा। तुरंत क्लियर हो जा रहा है हमारा। क्या होगा भैया जब सम का विषम के साथ गुना करेंगे? तो देखिएगा, अगर हम बात करें 2 को 3 से गुना करें तो 3 दूना 6, समय आ रहा है हमारा आंसर। जब सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो आएगा सम, 2 + 4 आ गया 6। जब विषम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो आएगा सम, देखिएगा, विषम 5 7 विषम 7 5 12 आ गया विषम। अगर बात करें इसकी सम और विषम को जोड़ेंगे ना तो आएगा हमारा विषम। देखिएगा, सम 10 सम है, 5 विषम है, तो जोड़ दिए तो उसको आया कितना? 15। बात करें अगर सम और सम गुने सम की, सम का गुना सम से कर देंगे तो आएगा सम। 6 गुने 2 कितना आया? 12। अब बात करें इसकी सम का विषम के साथ गुना कर दे तो आएगा विषम। देखिएगा, 5 विषम है, 7 विषम है, 7 5 35 आ गया ना विषम। सम और विषम का गुना कर दिया तो आ गया हमारा सम। एग्जाम्पल देखिएगा, इससे 10 सम है, 5 विषम है, और 10 5 कितना हो गया? 50 आ गया सम। इसका एक और एग्जाम्पल दे दिया, 2 गुने 3, 2 सम है 3 विषम है, गुना कर दिया तो आ गया सम। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा भैया लोग। अगर ये सब आपको पहले से नहीं पता है ना तो क्या कीजिए भैया, एक लाइक और शेयर तो बनता है, तो क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। 10 तक गिन रहे हैं, नोट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए 10 तक गिन रहे हैं तब तक नोट कीजिए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। हो गया, आगे बढ़ें तो देखिए ना भैया लोग, सम तो सम हो गया, विषम भी विषम हो गया। अब ये क्या आता है भैया, अगर बात करें भाज्य अभाज्य क्या होता है, ये भाज्य अभाज्य क्या होता है, ये तो डिस्टर्बे गिर गया। भाज्य अभाज्य क्या होता है तो देखिएगा, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। पहली बात करें अगर अभाज्य की, इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्राइम नंबर। क्राइम नहीं जी, क्राइम मतलब हो जा रहा है कुछ खूनी दरिंदा। तो देखो भैया, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके केवल द्वितीय गुणनखंड हो, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो, जिसके दो गुणनखंड हो, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो, इसको क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या। देखिएगा कैसे अभाज्य संख्या होता है भैया, जिसके केवल द्वितीय गुणनखंड हो। अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या की तो लिखते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक लिखते जाएं। तो इसमें से भाज्य और अभाज्य बताइए, एक को भी छोड़ देते हैं, एक का बहुत टिपिकल केस है, आप बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं तो अभी बताएंगे ना। तो देखिएगा, ऐसी संख्या जिसके केवल द्वितीय गुणनखंड हो, मतलब क्या होगा, एक संख्या वह खुद होगी, एक संख्या एक काटेगा। देखिएगा कैसे, द्वि गुणनखंड का मतलब क्या है कि देखिएगा, एक से दो कट गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या हो, जिस संख्या से वो संख्या कट जाती है उसको हम कहेंगे गुणनखंड। जो संख्या उस संख्या को काट देती है उसका गुणनखंड कहलाती है। इतना तो हो गया। अरे समझ में नहीं आ रहे बाबू, काहे नहीं समझ में आ गया, देखो फिर से बता रहे। जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा दो, मतलब कि दो होना चाहिए, कंपल्सरी है। न दो से ज्यादा भी पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा, अभाज्य तो अभाज्य रहेगा। ये हो गया। लेकिन बात करें अगर कि इसके केवल दो गुणनखंड है तो देखिएगा कैसे, अभी एक दो गुणनखंड की बात चर्चा करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। देखिएगा, एक तो दो को काट रहा है लेकिन दो दो को खुदे काट रहा है। देखिएगा, एक दो एम दो कट जाएगा लेकिन दो दो से कट जाएगा। तो दो एक गुणनखंड, दो का गुणनखंड कितना हो गया, दो। तो क्या कहेंगे, ये अभाज्य है, अभाज्य है। जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। तीन को कौन काट देगा, तीन को तो एक खुदे एक काट देगा, लेकिन तीन खुद को तीन काट देगा, तीन को स्वयं तीन काट देगा, तो इसके भी दो गुणनखंड, या भी अभाज्य। चार को देखिएगा भैया, चार एक से कट जाएगा, एक दो दूना चार हो जाएगा, चार एक चार हो जाएगा, तो का ये अभाज्य है नहीं। हमने बोला कि केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। पाँच भी है, देखिएगा, एक और पाँच। देखिएगा, छः किससे कटेगा, एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा, छः से कट जाएगा। चार गुणनखंड तो ये नहीं होगा। जिसके केवल दो गुणनखंड हो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा द्वितीय गुणनखंड हो, वैसे भी होंगे क्या, अभाज्य। बात करें सात की तो सात भी कर, सात की केवल दो गुणनखंड है। सात एक से कट जाएगा और सात से खुद कट जाएगा। ये हो गया। अब देखिएगा, आठ नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको अभाज्य संख्या मिलती जाएंगे। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है भैया। तो देखिएगा, सबसे पहले दो का गुणनखंड दो ये है, दो का गुणनखंड दो है, एक है और दो है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो हो गई ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। अगर कुछ पूछ ले ऐसे कि बताइएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम का मतलब क्या होता है, सम अभाज्य। अभाज्य का मतलब जिसके दो गुणनखंड हो, ये हो गया। सम का मतलब क्या है कि भैया जो दो से पूरी तरह से कट जाता हो। तो देखो, दो से दो तो पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन दो सम भी है, तो इसको क्या कहेंगे भैया। देखिएगा, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या भी है। ये हो गया। अब बात करें इसकी ना, तीन की। देखिएगा, ये तो हो गया तीन। देखिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तीन। तीन दो से ना ही कटेगा,
ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाएगा। आपको देखिएगा जितना पेपर, आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, जितना पेपर में आएगा उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा पढ़ के क्या कर लेंगे, कुछ कर पाएंगे नहीं ना। जितना कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा उतने आपको आना चाहिए, उससे ज़्यादा ना कम, बस उतने। देखिएगा ज़्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम तो नहीं आना चाहिए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, 3 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन 3 के 2 गुणनखंड है तो इसलिए अभाज्य। इतना तो हो गया, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हो गया। अब बात करें इसकी ना, ऐसे क्वेश्चन आता है 1 से 50 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखिएगा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11। अब बात करेंगे 9, 9 क्यों नहीं है, तो देखिएगा 9 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा, 3 से कट रहा, खुद 9 से कट रहा, 3 गुणनखंड, ये अभाज्य नहीं है। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ऐसे बढ़ते जाएंगे ना तो 1 से 50 तक के बीच में केवल 15 अभाज्य संख्या आपको मिलेंगी, न उससे ज़्यादा न उससे कम। अगर बात करें इसकी 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी ना, तो आपका जवाब निकलेगा कि 10। 1 से 50 तक के बीच में 15, तो 50 से 100 तक के बीच में 10। अगर ऐसे पूछ ले कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, तो 10 और 15 को जोड़ देंगे ना तो आ जाएगा हमारा कितना, 25 हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करें इसकी, अभाज्य तो हो गया, अब भाज्य पर आ जाते हैं। भाज्य पर आ जाते हैं, देखिएगा भाज्य क्या होता है भैया, भाज्य कंपोसाइट नंबर। देखिएगा कंपोसाइट नंबर क्या होता है भैया, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको क्या कहेंगे भैया, उसको कहेंगे हम कंपोसाइट नंबर। ना 2 से कम हो, 2 से ज्यादा हो, 2 से कम कभी नहीं होना चाहिए, वे सभी कहलाएंगे भैया भाज्य संख्या। देखिएगा कैसे, अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाट डाट करके इनफाइनाइट तक ले जाइए। गिनती के नंबरों को प्राकृतिक संख्या कहते हो। एक बात और बता दे, प्राकृतिक संख्या को एक बार ऐसे पूछा गया था ना कि हिंदू अरबी संख्या किसको कहते हैं, हिंदू अरबी संख्या। जाके अपने गुरु जी से पूछिएगा कि हिंदू अरबी संख्या किसको कहते हैं, सपाक बुद्धि गोल हो जाएगी। बता दे हिंदू अरबी संख्या प्राकृतिक संख्या को कहते हैं। अब पूछेंगे हिंदू अरबी संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप क्या कहेंगे, जब हिंदू अरबी संख्या का दूसरा नाम है नहीं पता होगा प्राकृतिक संख्या, तो कैसे बताएंगे। तो आपको बता दें प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या कहा जाता है, और इसकी शुरुआत हमेशा 1 से होगी और खत्म कहाँ होगी, इनफाइनाइट, जिसकी कोई गिनती ना हो। तो देखिएगा अब भाज्य पर आ जाते हैं, जिसके केवल 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा। देखिएगा 1 के केवल कितने गुणनखंड, अब 1 की बात पहले कर देते हैं, 1 भाज्य है कि भाज्य है, तो देखिएगा 1 को तो 1 खुद 1 से 1 स्वयं कट जा रहा है, लेकिन 1 को 1 काट दे रहा है। देखिएगा इसके केवल 1 के गुणनखंड है, 1 को 1 कट रहा है, देखिएगा दोनों सेम है। तो आप कहेंगे 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, क्योंकि केवल इसके 1 के गुणनखंड है। गुणनखंड तो 2 है। देखिएगा हमने बोला ना एक संख्या खुद है, एक संख्या एक ऐसी मात्र संख्या जो किसी भी संख्या को पूरी तरह से काट देगी। तो 1 इसको काट रहा है, लेकिन 1 स्वयं 1 को काट रहा है, लेकिन देखिएगा गुणनखंड दोनों सेम है, 1 के है ना, तो आएगा कितना। तो आपको बता दे 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। क्वेश्चन में इसे पूछेगा बताइए 1 भाज्य है कि अभाज्य, तो कहेंगे 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। अब देखिएगा 2 का केवल कितने गुणनखंड है, 1 और 2, तो ये क्या हो गया अभाज्य। 3 के कितने गुणनखंड है, 1 और 3, ये हो गया अभाज्य। अब 4 की बात करें तो 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो कितना हो गया भैया, देखिएगा ये हो गया भाज्य। हमने बोला ना जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो हमारा हो जाएगा भाज्य। अगर बात करें 5 की तो ये हो गया भाज्य, इसके केवल 1 और 5 से कटेगा। 6 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। देखिए ना 1 1 1 2 3 6, 3 2 6 6 1 6, कितने गुणनखंड हो गए, 4, तो यह भाज्य हो गया। ऐसे आप निकालते चले जाएंगे। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया ना, देखिएगा पहले भाज्य जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 4 हो गया। अब बात करें ऐसे ना, पूछा था क्वेश्चन में कैसे
कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भाज्य मतलब क्या होगा, लोग समझते कि भाग देंगे, 2 को बोलेंगे, लेकिन नहीं भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। देखिएगा शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 4 से। सबके केवल द्वितीय गुणनखंड है। हमने बोला जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, कम से कम 3 हो, कम से कम 3 हो, उससे ज़्यादा कुछ भी हो, तो क्या होगा, वो भाज्य होगा। देखो 4 की कितने गुणनखंड है, 3, 6 के कितने हैं, 4। तो जिन संख्याओं के 3 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, 3 हो गए या 3 से ज़्यादा, वो क्या होगा, भाज्य। तो पहली भाज्य संख्या क्या हो गई भैया, पहली भाज्य संख्या हो गई 4। ये हो गया हमारा। ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बोला ना कि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा लपेट के नहीं पूछेगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि 1 से 50 के बीच में कितनी है भाज्य, 15, 50 से 100 के बीच में कितने है भाज्य, 10। ऐसे थोड़ी पूछेगा 1 से 1000 के बीच में भाज्य, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जानता है कि टाइम में पूरा बर्बाद होएगा उसका भाज्य निकालने में, लोग निकाल ही नहीं पाते जल्दी ना, तो इसलिए ज़्यादा नहीं, छोटा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिएगा भाज्य जिसके 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो, कम से कम 3, 3 से ज़्यादा हो भाज्य। अगर इसको नहीं पता कि पहली भाज्य संख्या क्या, तो भैया नोट कीजिए, 3 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया भैया हमारा। अब देखिएगा, अब बात करें, एक और आता है भैया सहभाज्य संख्या, इसको मिटाते भाई। देखो अब बात आ गई सहभाज्य संख्या, ये क्या होता है भैया, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इसको कहते हैं भैया को प्राइम नंबर। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए कि जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएम 1 हो, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें ना कुछ कॉमन हो लेकिन उसका एचसीएम 1 आता हो, एचसीएम 1 आता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही जान लीजिए, आपको पता है। महत्तम समापरिवर्तक हिंदी में कहते हैं मासापा, महत्तम समापरिवर्तक जिसका एचसीएम 1 हो। अब बात करें इसकी, देखिएगा अगर हम लिख दे कि 12 और 14 का मासापा कितना आएगा, मतलब कि इसका एचसीएम कितना आएगा। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा, 2 12 को काट देगा, 2 14 को काट देगा। तो इसमें को हमने कहा कि सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है कि जिसमें कुछ कॉमन ना मिले और उसका एचसीएम 1 हो। कॉमन का मतलब क्या है कि वही संख्या दोनों संख्याओं को ना काट सके। देखिएगा 2 इसको भी काट रही, इसको भी काट रही, तो इसमें कॉमन क्या मिल गया, 2। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बात करें कि देखिएगा 13 और 17 की बात करें तो इसका मासापा कितना आएगा। देखिएगा अगर बात इसका कितना आएगा, इसका तो भैया 1 के आएगा। कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो दोनों को काट दे, जो दोनों को काट देगी। 1 के अलावा जो कोई भी संख्या अगर दोनों को काट रही है तो वह सहभाज्य नहीं होगी, केवल 1 के सहभाज्य होगा। उसका मासापा 1 आना चाहिए। देखिएगा 13 और 17 एक ऐसी संख्या है ना जिसको कोई भी संख्या नहीं काट पाएगी 1 के अलावा। देखिएगा 1 को 13 भी काट देगा, 1 17 को काट देगा, तो इसका मासापा कितना आएगा, इसका मासापा 1 आएगा। तो आपसे अगर कहे कि 13 और 17 क्या सहभाज्य है तो आप कहेंगे कि भैया हाँ 13 और 17 सहभाज्य हैं। लेकिन बात करें इसकी 23 और 25 की, तो देखिएगा क्या ये सहभाज्य है, तो हाँ भैया ये सहभाज्य है। हमने कहा कि सहभाज्य का मतलब क्या है कि उसमें कुछ कॉमन ना मिले और उसका मासापा केवल एचसीएम 1 आता हो। देखिएगा अगर बात करें इसकी 25 की, 25 को तो 5 काट दे रहा है, 5 को तो 25 काट देगा, लेकिन 25 देकर 5 काट देगा, लेकिन क्या ये 5 इस 23 को भी काट देगा, नहीं काट पाएगा, कब्बो भी नहीं काट पाएगा। तो देखिए ना 23 और 25 की बात करें, देखिएगा अब 1 की बात करें, 1 23 को तो काट देगा, 1 25 को भी काट देगा, तो इसका एचसीएम 1 आएगा। तो बता दें कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ कॉमन ना हो लेकिन उसका एचसीएम 1 आता हो। तो 23 और 25 क्या सहभाज्य है, तो आप कहेंगे कि जी हाँ ये सहभाज्य हैं। इतना तो भैया हो गया, इतना तो हमारा हो गया। अब आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होने देते हैं क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो अगले वीडियो फिर मिलेंगे कुछ अच्छा लेकर नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक में। तो आपको एक बात और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, आल का ऑप्शन चुनिए। अगले वीडियो फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।